प्लीज कम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बैठिए। थैंक यू सर। सुधीर सर साकेत साकेत सिंह। जी सर। साकेत, सबसे पहले अपना परिचय बोर्ड को दें। सर मेरा नाम साकेत सिंह है। मैं उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले का निवासी हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीए किया है, जिसमें पॉलिटिकल साइंस, मॉडर्न हिस्ट्री और जियोग्राफी सब्जेक्ट रही। और यूपीएससी मेरे सेकेंड इंटरव्यू है। और सर मैं उत्तर प्रदेश में राजस्व लेखपाल के पद पर कार्यरत हूँ। बहुत बढ़िया। कुछ और बताना चाहेंगे? शायद कुछ छूट गया हो। सर मेरी हॉबी मेडिटेशन एंड वॉकिंग है। अच्छा, बहुत बढ़िया आपने जैसा बताया। और मैं देख रहा था आपके फादर भी जो है, आपने एक पोस्ट लिखी है ग्राम रोजगार सेवक। जी सर। क्या भूमिका होती है? सर ये जो मनरेगा जो प्रोग्राम है भारत सरकार का, उसमें जितने लेबर काम करते हैं उनका पूरा बायोडाटा इकट्ठा करके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भेजना उनका कार्य होता है। अच्छा, तो अभी जैसे आपने कभी पापा से बात की है कि जैसे आप जॉब करते हैं और आपका काम ये डेटा देना है, कौन अटेंडेंस है, कैसे क्या है, किस तरह के चैलेंजेज आए? कभी आपने अपने पापा से अपने इस काम को लेकर बात की होगी, तो कौन सी ऐसी बातें हैं जिसमें आप अगर डीएम बन जाएं, सपोज आप उसी जगह के डीएम बन जाते हैं, जी सर, ठीक है, आजकल बहुत हो रहा है जी। और चूंकि आपके पास कुछ अनुभव है, तो क्या ऐसा करना चाहेंगे? आपने घोस्ट अटेंडेंस के बारे में सुना होगा? घोस्ट, अच्छा नहीं सुना, छोड़िए। जो समस्याएं आपको 3 समस्याएं बताइए मनरेगा के उस कार्यक्रम में जो हम और बेहतर बना सकते थे लेकिन अभी हैं, और आप डीएम बनेंगे तो इसको इसी तरह दूर करेंगे। सर पहला इसमें जो प्रॉब्लम मेन ये है कि इसमें जो लेबर होते हैं उनका समय से पैसा नहीं आ पाता उनके अकाउंट पे। और सर दूसरा ये है कि कई बार जो होता है कि फर्जी जॉब कार्ड भी बनाए जाते हैं, तो जो इसी को घोस्ट बोलते हैं बेटा। जी सर। हाँ, जो उसके लिए एलिजिबल नहीं है वो भी उसमें काम करते हैं सर। और सर तीसरा अभी मैं भी नहीं सोच पा रहा हूँ सर। अच्छा, बन जाएंगे आप डीएम और आपको ये प्रॉब्लम पता है ऑलरेडी, कैसे दूर करेंगे इसको? सर इसके लिए सबसे पहले जो आधार कार्ड से जो जॉब कार्ड है उसको लिंक किया जाएगा पूरी तरह से, ताकि जो फर्जी जॉब कार्ड है वो समय से दूर हो जाए। और दूसरा जो समय से जो भुगतान है उनका लेबर का वो किया जाएगा। जी सर। अच्छा, आप कौशाम्बी से हैं। कौशाम्बी की एक समस्या ये है कि चूंकि प्रयागराज से कनेक्टेड है, हम लोग प्रयागराज को तो जानते हैं, कौशाम्बी थोड़ा भूल जाता है ना, और फतेहपुर और प्रयागराज के बीच में। लेकिन अभी जैसे महाकुंभ हो रहा है, पहले ये बताइए आपने स्नान लिया? सर मैं भी स्नान नहीं किया। अच्छा, आप बिलीव करते हैं कि क्या कोई भी ऐसी पॉजिटिविटी आएगी? एक परंपरा चली आ रही और भीड़ चाल है, या एक पॉजिटिव उसके लिए हम इसे स्वीकार सकते हैं? जी सर, इसके पॉजिटिव मतलब इम्पैक्ट हैं। सामाजिक नजरिए से देखा जाए तो इससे पूरे देश या दुनिया के लोग आते हैं, तो इससे सोशल इंटरेक्शन बढ़ता है और राष्ट्रीय एकता को भी बढ़ावा मिलता है सर। सांस्कृतिक नजरिए से देखा जाए तो ये हमारी जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है वो दीर्घकाल से चली आ रही है, उसका भी संरक्षण होता है। और अगर आर्थिक नजरिए से देखें तो इससे इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ेगी, तो वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी। ठीक है सर, ये बात मैं मान गया। आपके लिए क्या फायदा होगा? जैसे मान लीजिए डिप लेते हैं आप। जी सर। आपने कहा कि हाँ अभी तक नहीं ले पाया हूं, और होना भी चाहिए, लें इंटरव्यू के बाद या अगर लेते हैं, तो आप इसे अपने लिए कैसे पॉजिटिव देखते हैं? ये तो देश के लिए होगा, इकोनॉमिक, सोशल इंटीग्रेशन और ये सारी चीजें जो बताई। एज ए इंडिविजुअल सर एक तो इससे जो है भारत की सांस्कृतिक विरासत के बारे में मुझे जानकारी मिलेगी, उससे मेरा अटैचमेंट ज्यादा बढ़ेगा सर। और सर इससे एक ये माना जाता है कि वहां से आध्यात्मिक शांति भी मिलती है। आप ज्योग्राफी के भी स्टूडेंट हैं, मैंने देखा आप पॉलिटिकल साइंस ज्योग्राफी के भी स्टूडेंट रहे हैं। कहा जा रहा है एक सेलेस्टियल अलाइनमेंट है, ग्रहों की ऐसी यूनिक स्थिति बनी है ना, जिसमें जुपिटर खासकर है, जुपिटर और सन बड़ी प्राइम भूमिका में है। और इसका एक कारण है कि एक बेस्ट सिनेरियो है पूरे अर्थ के लिए, और उसका एक बेस्ट पार्ट आपके यहां वाटर बॉडी में आया है प्रयागराज में। थोड़ी इस बात को समझाएं कि कैसे जब आपने पढ़ा होगा ग्रह नक्षत्र घूमते होंगे, उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट या जियो डायनामो इफेक्ट, तो कैसे इसको हम पॉजिटिव संदर्भ में देख सकते हैं? सर सूर्य के चारों ओर बृहस्पति चक्कर लगाता है, तो 12 साल बाद वो एक चक्कर लगाता है, तो उसी वजह से 12 साल बाद कुंभ का आयोजन होता है सर। और मेरा प्रश्न ये है कि इसी समय वो पॉजिटिविटी जो हमारे ऋषि मुनियों ने की, जो साइंटिफिक है,
क्या कोई ऐसी एनर्जी का चक्कर हो सकता है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का कोई चक्कर हो सकता है कि जो 1 महीना हो बड़ा पॉजिटिव हो? सर अभी इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं, मैं इसके बारे में पढ़ूंगा गुड सर। गुड। अच्छा, आपने कौशाम्बी थोड़ा पिछड़ा जिला है, और चलिए अच्छा अगर आपसे हम ये भी कहें कि प्रयागराज में अभी इतना बड़ा अवसर है, बहुत भीड़ आ रही है, 45 करोड़ लोग डिप करेंगे, जी सर। इसका फायदा कौशाम्बी को कैसे पहुंचाएं? मान लीजिए आप एक अथॉरिटी हैं और ये आयोजन आपके समय हो रहा है, लेकिन आपकी पोस्टिंग कौशाम्बी में है। जी सर। सीएम साहब आपसे कहते हैं कि आप इसका फायदा इकोनॉमिक या सोशल जिस रूप से कम इकोनॉमिक कुछ कौशाम्बी में भी आना चाहिए, तो इस जोड़कर कुछ कर सकते हैं आप? जी सर। बताएं। सर जो प्रयागराज में जितने भी देश या विदेश के लोग आएंगे उनको कौशाम्बी के समृद्ध विरासत के बारे में, मतलब बस स्टेशन पे है या जो रेलवे स्टेशन पे बताया जा सकता है, टूरिस्ट गाइड को एम्प्लॉय किया जा सकता है जो कौशाम्बी के बारे में बताए, और कौशाम्बी में वो लोग जाएंगे तो कौशाम्बी का पर्यटन सब बढ़ेगा। हाँ, वो क्या क्या है ये मैं जानना चाहता हूँ। वो विरासत क्या है जो आपने बोला कि सर बहुत अच्छी विरासत है? कौशाम्बी में एक घोषित राम बौद्ध विहार है, और सर जो सूफी संत थे मलुक दास, उनका भी उन्होंने वहाँ निर्माण प्राप्त किया था सर। तो और एक शीतला देवी का मंदिर है। तो इस तरह के सर कई ऐतिहासिक और सांस्कृतिक केंद्र हैं जहाँ पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है। अच्छा, साकेत नाम है आपका? जी सर। और अपने हिंदी साहित्य लिया है? जी सर। पढ़ा है साकेत? सर पढ़ा नहीं, लेकिन उसका संदर्भ मुझे बताएं। जानकर बताएं। सर इसमें जो राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने साकेत नाम से महाकाव्य लिखा है, और उसमें लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला को नायिका बनाया है, और उसके माध्यम से यह दिखाया गया है कि जब लक्ष्मण 14 साल के लिए राम भगवान साहब वनवास चले गए थे, तो एक स्त्री के क्या विरह दशा होती है, और उसका त्याग और संयम का वर्णन किया गया है सर। साकेत वैसे किस क्षेत्र को डिराइव करते हैं? महाजनपद काल में कौशल एक महाजनपद था, उसकी राजधानी साकेत थी सर। तो ये इतिहास। अगर आज की पेरिफेरी देखेंगे कौशल प्रदेश कौन सा होगा? सर फैजाबाद के आसपास का एरिया सर। ठीक है, इसीलिए जो पहली यूनिवर्सिटी थी उसका नाम साकेत यूनिवर्सिटी था, बाद में बदलकर कुछ और किया गया। अवेयर है इस बात से? सर सॉरी सर, मुझे पता नहीं। अच्छा, अभी आपको जो पॉलिटिकल साइंस कुछ बातें याद हैं? पॉलिटिकल साइंस भी आपने पढ़ा है? जी सर। कोई एक ऐसा थिंकर जो आपको, वो भारत का हो या वेस्टर्न हो, जो आपको पसंद हो? सर जॉन स्टुअर्ट मिल हैं, उनकी विचारधारा मुझे पसंद आती है। क्या कहा उन्होंने? सर उन्होंने वो उदारवाद के वो जनक थे, और ये मानते थे कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आजादी को प्रमोट किया जाना चाहिए, और जो सरकार है उसका नागरिक के जीवन में हस्तक्षेप सीमित होना चाहिए, और वो स्त्री पुरुष समानता पे भी काफी उन्होंने जोर दिया सर। अच्छा, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है से स्वतंत्रता और की स्वतंत्रता, इन दोनों में क्या अंतर है? सर सॉरी, मुझे जानकारी नहीं। मिलकर ही है सर, मुझे जानकारी नहीं है, पढ़ूंगा इसके बाद। सर साकेत जी सर। आपकी हॉबी है वॉकिंग, ये कैसा हॉबी है? सर हॉबी वो होती है जो कार्य करते हुए आपको मतलब इंजॉय हो और इंटरेस्टिंग लगे, तो वॉकिंग करते समय मैं सर क्या इंटरेस्टिंग लगता है वॉकिंग करने में आपको? सर इंटरेस्टिंग ये लगता है कि इसके माध्यम से अपने से बातें हो सकती हैं सर उस दौरान, और एक शांति मिलती है सर, और एक अगर भौतिक नजरिए से देखें तो एक फिजिकल फिटनेस को भी बढ़ावा मिलता है सर इससे। अच्छा, ये वॉकिंग रनिंग, इसमें डिफरेंस जानते हैं आप? जी सर। क्या डिफरेंस है? सर एक तो दोनों की स्पीड का अंतर होता है, रनिंग में स्पीड ज्यादा होती है, वॉकिंग में कम होती है। दूसरा अंतर ये होता है कि वॉकिंग के दौरान एक पैर जमीन पे बना रहता है और एक पैर ऊपर रहता है, लेकिन रनिंग के दौरान कुछ समय के लिए दोनों पैर ऊपर हो जाते हैं। और तीसरा अंतर ये है कि जब हम वॉकिंग करते हैं तो जो फुट का है उसके पीछे हील्स हमारी पहले जमीन पे पड़ती हैं, और जब हम रनिंग करते हैं तो जो उंगली है वो पहले जमीन पे आती है सर। बढ़िया। ये मेडिटेशन भी आप करते हैं? जी सर। तो क्या क्या सीखा मेडिटेशन से आपने? मेडिटेशन से सर एक तो इसको करने से एक शांति मिलती है सर, जिससे एकाग्रता में वृद्धि होती है, तो जो भी काम मैं करता हूँ उसमें इफिशियंसी और प्रोडक्टिविटी उसमें ज्यादा हो जाती है सर। अच्छा, तो इसका मतलब आप प्रशासन में क्या इस्तेमाल कर सकते हैं?
सर अगर एकाग्रता रहेगी तो मैं कोई भी जो सरकारी नीतियां हैं या मेरा जो कार्य है वो काफी बेहतर हो अन्य जाएगा। लोगों के लिए आप क्या इस्तेमाल, ये तो आपके व्यक्तिगत इस पे रहा कि आप ज्यादा एकाग्र रहेंगे, अन्य लोगों के लिए क्या प्रभाव पड़ सकता है? सर इसका प्रभाव ये है कि इससे करुणा और संवेदना का भी विकास होता है। तो जो भी लोग हैं उनके प्रति एक अच्छी टीम वर्क किया जा सकता है सर। लोगों की दूसरे भावनाओं को समझ के अपने अधीनस्थ जो लोग हैं उनके भावनाओं को समझ के उसी हिसाब से जो इमोशनल इंटेलिजेंस के माध्यम से बेहतर समन्वय के साथ कार्य किया जा सकता है। ठीक है, आपको एक स्कॉलरशिप भी मिला है, नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप। जी सर। क्या होता है ये? सर ये क्लास 8th के बाद मिलती है और इसमें एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एग्जाम होता है, उसमें जो पास करने वाले स्टूडेंट होते हैं उनको सर ये मिलता है सर। कौन से विभाग मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? ये सर शिक्षा मंत्रालय के जो अंतर्गत उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा दिया जाता है सर। ये कौन सेंट्रल सेक्टर स्कीम है या सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम? ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है सर। अंतर क्या है दोनों में, सेंट्रल सेक्टर और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड में? जो केंद्रीय क्षेत्र की योजना होती है उसमें पूरी फंडिंग केंद्र सरकार द्वारा की जाती है और उसमें जो क्रियान्वयन है उसके लिए भी पूरी तरह केंद्र सरकार जिम्मेदार होती है। और जो केंद्र प्रायोजित योजना होती है उसमें केंद्र और राज्य सरकारें दोनों मिलकर फंडिंग करती हैं। उसमें बेसिकली जो नीति का क्रियान्वयन होता है वो राज्य सरकार द्वारा किया जाता है और जितने बेनिफिशियरीज हैं उनका भी चयन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। तो इतना ज्यादा मतलब जो ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, अक्सर देखोगे आप तनाव रहता है संघ और राज्य के बीच इसको लेकर। जी सर। तनाव क्यों रहता है? सर इसमें बात यह है कि पहले शुरुआत में 60 और 40 के अनुपात में केंद्र सरकार द्वारा पैसा दिया जाता था। पहले 70-30 के अनुपात में दिया जाता था, अब उसको केंद्र सरकार अपने जो फंडिंग है उसमें कम करके 60% कर दी और राज्यों को 30 से बढ़ा के 40% कर दिया गया। और इसमें जनरली जो है नीति का जो बनाने का मॉडल होता है वो केंद्र सरकार तय करती है। तो इसी में राज्यों को ये विरोध रहता है कि पैसा राज्यों के द्वारा ज्यादा खर्च किया जाता है लेकिन केंद्र सरकार इसमें नीति का क्रियान्वयन करती है। राज्य के लिए तो एक तरह से फंड संघ की सरकार के द्वारा फंड दिया ही जा रहा है, मान लो थोड़ा कम हुआ बट ओवरऑल तो दिया ही जा रहा है। फिर विरोध क्यों है इतना? मूल कारण क्या लगता है आपको विरोध का? सर मूल कारण यही लगता है कि केंद्र सरकार को जो राज्य मानते हैं कि जो राजकोषीय संघवाद है उसमें थोड़ा सा कमी आ रही है और केंद्र सरकार का हस्तक्षेप लगातार राज्यों पे बढ़ रहा है सर। राजकोषीय संघवाद, आज के डेट में राजकोषीय संघवाद की स्थिति कहाँ देखते हैं आप भारत में? सर इसमें जो जीएसटी जैसे संशोधनों के बाद जो मतलब वित्तीय जो मजबूती है वो केंद्र सरकार की तरफ ज्यादा झुक गई है और राज्यों का जो फंडिंग और राज्यों को जो आय का स्रोत है वो थोड़ा सा कम हुआ है सर। सेस और सरचार्ज जैसे में केंद्र सरकार को 2014-15 से 2022-23 तक लगभग 133% वृद्धि हुई है लेकिन उसमें राज्यों की हिस्सेदारी नहीं मिल रही है। तो राज्य ये मानते हैं कि हमें जो केंद्र सरकार के द्वारा पैसा कम मिल रहा है। अच्छा, आपने जीएसटी की बात की, जीएसटी काउंसिल में निर्णय लेने के लिए राज्यों की भूमिका होती है? जी सर। क्या भूमिका होती है? सर उसका कोरम होता है, उसमें जब 50% से अधिक लोग रहेंगे तभी उसकी मीटिंग होगी और उसमें 2/3 हिस्सा यानी 66% राज्यों के द्वारा निर्णय लिया जाता है, 33% केंद्र सरकार के द्वारा। सर भारांश, ये मत भारांश बता रहे हैं आप? जी सर। निर्णय लेने के लिए कितना मत चाहिए? सर 75%। अच्छा, ये चलिए। अभी आपने सुना होगा एक काफी दुखद घटना हुई थी अगस्त में, आजकल में उस पर निर्णय आया है। जी सर। इसमें आपने भारतीय न्याय संहिता के बारे में पढ़ा है, बीएनएस? सर थोड़ा सा जानकारी है मुझे। अच्छा, ये जो मुद्दा था इसमें जो बीएनएस के कौन सी धाराओं को समावेश किया गया था? तो जो बीएनएस की धारा 64 है उसमें उसके तहत जो रेप होता है उसमें न्यूनतम 10 साल और अधिकतम आजीवन कारावास का प्रावधान है। और जो 66 है धारा उसमें रेप के साथ अगर हत्या किया जाता है तो उसमें न्यूनतम 20 साल और अधिकतम आजीवन कारावास है। और जो इसकी धारा 103 है उसके तहत अगर कोई मर्डर करता है तो या तो उसे मृत्युदंड दिया जाएगा या आजीवन कारावास दिया जाएगा। ये बताइए, ये जो घटना हुई थी मतलब इसके बाद भी कुछ और घटनाएं हुई, मतलब इस तरह की जो महिलाओं के विरुद्ध अपराध है, ऐसी घटनाएं आपने सुना होगा। अभी थोड़े दिन पहले अन्ना विश्वविद्यालय में चेन्नई में
बहुत सारे कानून बनाए, कानूनी प्रावधान हैं, मतलब इससे पहले आईपीसी में भी थे टफ, मतलब एक तरह का सख्त प्रावधान था, और भी कई सारे कानून बनाए गए समय समय पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए, लेकिन फिर भी नहीं लगता है आपको कि बहुत प्रभावी रिजल्ट नहीं दिखता है हमें? जी सर। क्या कारण देखते हैं आप? सर इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि जो हमारे कानून हैं उनका सटीक क्रियान्वयन नहीं हो पाता। जैसे कोलकाता वाले मामले में देखा जाए तो एफआईआर दर्ज करने में कोलकाता पुलिस ने काफ़ी देर लगाया, तो इससे पुलिस की जो दक्षता है वो भी सवालों के दायरे में आती है सर। और दूसरा सर ये है, पुलिस की दक्षता की बात आप कर रहे हैं? जी सर। क्या मतलब पुलिस की दक्षता में सुधार के लिए क्या कदम उठाए जाने की जरूरत है? सर इसके लिए जैसा प्रकाश सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में जो जजमेंट दिया है उसके हिसाब से देखा जा सकता है कि पहले तो उनमें जो पुलिस है उसको जो इन्वेस्टिगेशन वाला कार्य है उसको अलग एजेंसी की करे, और जो पुलिसिंग वाला काम है वो दूसरा करे, और दूसरा पुलिस में जो है नवीन तकनीकों का प्रयोग किया जा सकता है। कोई 2 तकनीक बताइए जो कि आपको लग रहा है कि एकदम से मतलब जिसका कि काफी इम्पैक्ट हो सकता है बेहतर पुलिसिंग में। सर इसके लिए जैसा एक कमांड हाउस बनाया जा सकता है जिससे जो पूरे जिले के जो सेंसिटिव एरिया हैं वहाँ एआई पावर्ड सीसीटीवी कैमरा लगे, जिससे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसको मॉनिटरिंग किया जा सके, और जिन संस्थाओं में कर्मचारी रहते हैं या महिलाएं रहती हैं उनको भी एक जवाबदेही तय की जा सकती है कि वो ऑनलाइन मॉनिटरिंग करें, और जरूरत पड़ने पर जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है उसको मुहैया कराया जाए सर। ओके। आपने अभी ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं? जी सर। वो बहुत सारी बातें कह रहे हैं, ठीक है, ओवरऑल विश्व व्यवस्था पे किस तरह के इम्पैक्ट पड़ सकता है उनके? आप देखोगे उन्होंने मैक्सिको के बारे में कहा है, ग्रीनलैंड के बारे में कहा है, रशिया के बारे में, अन्य लगभग विश्व के अलग अलग क्षेत्रों के संदर्भ में उनके स्टेटमेंट्स आते रहते हैं। आए वर्ल्ड ऑर्डर पे किस तरह का इम्पैक्ट पड़ सकता है इससे? सर जो ट्रंप हैं वो एक संरक्षणवाद को बढ़ावा दे सकते हैं, और जो भारत सहित जो दुनिया के अन्य देशों के सामान पर टैरिफ बढ़ा सकते हैं, तो इससे एक ट्रेड वार जैसी परिस्थिति हो सकती है, जैसा 2018 में चीन और यूएस के बीच देखा गया। और दूसरा ये है कि वो पेरिस क्लाइमेट डील से जब पिछले कार्यकाल में थे तो बाहर हो गए थे, और जो बाइडेन की सरकार फिर उसको ज्वाइन किया, और इस बार भी वो बाहर हो सकते हैं, तो जो क्लाइमेट फंडिंग है उस पर कमी आ सकती है, और जो क्लाइमेट चेंज जैसे जो मिटिगेशन और एडेप्टेशन के कार्य है वो प्रभावित हो सकते हैं सर। और सर तीसरा ये है कि जैसे वो पनामा नहर पर कब्जा करने की बात कर रहे हैं वापस लेने की, तो इससे भी जो ग्लोबल सप्लाई चेन में काफी डिस्टर्बन हो सकता है सर। भारत अपने इंटरेस्ट कैसे साध सकता है ऐसे सिचुएशन में? जो भी चैलेंजेस तो आ रहे हैं, आप जो बता रहे हो सब चैलेंजेस हैं, तो भारत को अपने इंटरेस्ट साधने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? बुलेट पॉइंट्स में बताइए 3। सर एक डिप्लोमेटिक जो वार्ता है उसके माध्यम से भारत सरकार जो भी इशूज हैं दोनों देशों के बीच उसको समाधान कर सकती है सर। ठीक है, चलिए। जी सर। जी उत्तर प्रदेश से आते हैं। खड़ी बोली हिंदी, हिंदी इंग्लिश, और अब एआई का जमाना है, तो आप हिंदी का भविष्य कैसे देखते हैं? सर अब हिंदी में जो इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज है तो उसकी टर्मिनोलॉजी हिंदी में काफी यूज होने लगी है, जिसको नई वाली हिंदी कहा जा सकता है, या इंग्लिश भाषा कहें, जिसमें ग्रामर है वो हिंदी का रहे और बीच बीच जो टर्म है वो इंग्लिश भाषा के रहे। और इसका जो सर एक मंची कविता है वो काफी आप भविष्य कैसे देख रहे हैं हिंदी का, एज ए भाषा, एज ए साहित्य? क्या भविष्य दिख रहा है आपको? मुझे तो बहुत ही गृह भविष्य दिख रहा है, संकट में दिख रही है हिंदी। सर जैसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल के आने से चैट जीपीटी में हिंदी का प्रयोग काफी तेजी से किया जा रहा है सर, तो इसके हिंदी के लिए कुछ सुखद अवसर भी हैं, जिससे हिंदी को बढ़ावा दिया जा सकता है। आजकल जो भी कवि हैं वो अपनी ऑनलाइन वेबसाइटों के माध्यम से कोई कविता या साहित्य का प्रकाशन करते हैं तो काफी लोगों को तक पहुंच जाता है सर। और अगर दूसरे नजरिए से देखा जाए तो जो इंग्लिश का भी प्रभाव तेजी से बढ़ता जा रहा है, और जो रोजगार के अवसर हैं वो इंग्लिश में ज्यादा हैं, हिंदी में काफी कम है, तो लोगों के द्वारा इंग्लिश को ज्यादा अडॉप्ट करने की प्रवृत्ति भी देखी जा रही है सर। तो क्या भारत के एक नेशनल लैंग्वेज जो अभी तक है नहीं, इंग्लिश को बना देना चाहिए? क्योंकि दक्षिण भारतीय भी हिंदी का विरोध करते हैं,
आप नॉर्थ ईस्ट हैं तो अरुणाचल प्रदेश को छोड़ के सारे लोग। सर मुझे लगता है जो त्रिभाषा फार्मूला है इसके लिए सबसे बेहतर समाधान है, जिसमें मातृभाषा और हिंदी और इंग्लिश तीनों को समाहित करके एक होलिस्टिक अप्रोच अपनाई जानी चाहिए, जो प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक सबसे कोठारी कमीशन ने कुछ बोला इस बारे में, कुछ पता हो आपको? सर मुझे इसके बारे में जानकारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ऐसा कुछ प्रावधान हो? जी सर, उसमें प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में देने के प्रावधान किया गया है सर, तो इससे मातृभाषा को बढ़ावा मिलेगा सर। ठीक है, आप प्रयागराज में कार्यरत हैं, आप ये बताएं कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख संस्थान, मैं बात करूं हाई कोर्ट की या फिर पीसीएस की, ये प्रयागराज में क्यों है जबकि राजधानी तो लखनऊ है? सर ऐतिहासिक रूप से प्रयागराज एक ऐतिहासिक नगर रहा है, और अयोध्या भी है, बनारस भी है, आगरा भी है। सर आजादी के बाद ही जो लखनऊ है वो भारत की राजधानी, वो उत्तर प्रदेश की राजधानी बनी है, लेकिन प्रयागराज का ऐतिहासिक महत्व तो काफी ज्यादा रहा है सर, इसीलिए वहाँ पे सर प्रयागराज भी उत्तर प्रदेश का राजधानी था एक जमाने में। जी सर। दूसरा एक और राजधानी बताइए उत्तर प्रदेश का जो इतिहास में रहा हो। सर मुझे जानकारी नहीं। आगरा। जी सर। चलिए कोई बात नहीं। आपने भी चर्चा की थी चेयरमैन साहब से कुंभ। मैं 3 शब्द सुन रहा हूँ आजकल, अर्धकुंभ, कुंभ और महाकुंभ। इन तीनों में क्या फर्क है? जो अर्ध कुंभ है वो 6 वर्ष के बाद आता है, और जो पूर्ण कुंभ है वो 12 वर्ष के बाद आता है, और जो महाकुंभ है वो 144 वर्ष के बाद आता है सर। गुड। आप ये बताएं हमें कि आप उत्तर प्रदेश में, आपने पुलिस की बात करी सर से, तो उत्तर प्रदेश में फुल टर्म डीजीपी नहीं है काफी समय से, जबकि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश काफी स्पष्ट है कि आप फुल टर्म डीजीपी के लिए कुछ नियम बना रखे हैं उन्होंने। तो यूपी ने क्या किया ऐसा जो फुल टर्म डीजीपी नहीं मिला उनको हाल फिलहाल के वर्षों में? सर इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं, पढ़ूंगा सर। ठीक है सर। आपका नाम साकेत है, जिसका जो अयोध्या का पुराना नाम है। जी सर। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, आपको क्या लगता है कि हमें रिवाइज करना चाहिए या स्टेटस को जो भी यथास्थिति बनाए रखनी चाहिए? सर जो पूजा स्थल अधिनियम है 1991 में संसद के द्वारा बनाया गया है, जिसमें प्रावधान ये किया गया है कि 15 अगस्त 1947 को जो भी धार्मिक स्थल है, जो उनके धार्मिक नेचर रहेगी वो उसके बाद भी रहेगी। तो सर मुझे अभी नहीं लगता कि इसको रिवाइज करने की जरूरत है सर। मथुरा, क्या इशू है मथुरा का, क्यों मांग हो रही है मथुरा पे? सर वहाँ पे जो सर्वे हुआ है, जो शाही ईदगाह मस्जिद है, तो उसमें मंदिर के साक्ष्य मिले हैं, तो उसी को लेकर सर वहाँ तो आपको नहीं लगता कि साक्ष्यों को देखते हुए मैं लॉ चेंज कर सकते हैं, और ये बस एक्ट है? सर इस तरह से लॉ को नहीं चेंज किया जा सकता है ना, और इससे विवाद आगे खड़े हो सकते हैं सर। विवाद का समाधान फिर क्या है? कहीं तो मैं अंत करना पड़ेगा। सर विवाद का समाधान यही है कि जो भी कम्युनिटी है उसमें आपसे बातचीत हो, और दोनों जो धर्मों के प्रमुख धर्म गुरु हैं या जो नेता हैं उनके बीच आपसे संवाद हो, और एक सहयोग के माध्यम से समन्वय स्थापित करना चाहिए सर। चलिए, अब बैरमपुर से ताल्लुक रखते हैं। बैरमपुर आपके इसमें डैप में दिख रहा है। जी सर, वो पोस्ट ऑफिस है सर। हाँ, पोस्ट ऑफिस है। तो ये बताइए बैरम खां, उनकी हत्या क्यों की गई? सर सॉरी चाहता हूँ, कोई बात नहीं। आप उत्तर प्रदेश बोर्ड से हैं। जी सर। और सीबीएसई बोर्ड भी है, दूसरे तमाम बोर्ड हैं हमारे देश में। हम बात करते हैं वननेस की, 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 नेशन 1 राशन कार्ड। तो हमारे देश में 1 नेशन 1 बोर्ड क्यों नहीं बन पाया? क्या वजह हो सकते हैं? सर 42वें संवैधानिक संशोधन के बाद शिक्षा जो है वो समवर्ती सूचक विषय बना दिया गया, जिसमें केंद्र सरकार और सभी राज्य अलग अलग अपनी नीतियां बना सकते हैं। तो इसीलिए सर जो सीबीएसई है वो केंद्र सरकार के द्वारा संचालित है, और प्रत्येक राज्य का अपना अलग अलग बोर्ड है सर। तो इसीलिए सर अलग अलग है सर। गुड, वेरी गुड। मेरा अंतिम प्रश्न आपसे है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने हालिया समय में बुलडोजर जस्टिस के ऊपर कुछ अपने कमेंट किया था। जी सर। और उसको काफी रिमाइंड भी किया था, उसकी आलोचना भी की गई थी। क्या था वो, बताएं आप कुछ। सुप्रीम कोर्ट का जी जी, बुलडोजर जस्टिस के ऊपर।
सर बुलडोजर जस्टिस जो है वो कई बार अगर जो आरोपी है उसको दोष सिद्धि के पहले ही उसके घर गिरा दिया जाता है, जो सर जिसको सुप्रीम कोर्ट ने आलोचना किया है और कहा है कि 15 दिन पहले उसको नोटिस दिया जाना चाहिए और उसके बाद ही उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आलोचना का मुख्य मुद्दा क्या था? सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा? सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि अगर कोई एक व्यक्ति दोषी है तो उसकी सजा उसके पूरे परिवार वालों को नहीं दी जा सकती और दंड देने का अधिकार न्यायपालिका के पास है, कार्यपालिका के पास नहीं है। ये सबसे मुख्य मुद्दा। ठीक जी है, सर, थैंक यू सर। आप उत्तर प्रदेश से हैं। जी सर। उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड क्षेत्र है वो काफी पिछड़ा हुआ है, क्या कारण है कि वहाँ विकास सीमित ही रहा है? सर वहाँ पे एक तो अवसंरचना विकास काफी कम हुआ है, चाहे वो रेल कनेक्टिविटी हो या हाईवे कनेक्टिविटी हो, मतलब ऐतिहासिक रूप से पिछड़ा हुआ रहा है। और सर दूसरा उसके पीछे कारण यह है कि उधर वर्षा कम होती है तो कृषि का विकास भी नहीं हो पाया है सर। और अवसंरचना विकास कम होने से जो वहाँ पर्यटन की संभावना है, जो ऐतिहासिक किले हैं या इमारतें हैं, वहाँ भी काफी लोग कम जा पाते हैं, तो पर्यटन भी काफी पिछड़ा हुआ है सर। ठीक है, आप बुंदेलखंड के किसी एक जिले के डीएम हैं, तो आप ऐसे 3 कार्य बताइए जो आप वहाँ पे विकास को बढ़ावा देने के लिए करेंगे, जो थोड़ा हट के हो परंपरागत बातूनी बातों से अलग। सर सबसे पहले तो अगर उस जिले में जो भी पर्यटन के संभावनाएं हैं तो पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है, तो इससे इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बढ़ेगी और रोजगार प्रोत्साहन भी होगा। दूसरा वहाँ पे तालाब खोद के और जो ग्राउंड वाटर है या जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है उसको किया जा सकता है, तो वहाँ पे जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा सर। और सर तीसरा जो है वहाँ पे लाइन ऑर्डर काफी मेंटेन करने की जरूरत है सर। ठीक है, कौशाम्बी की अपनी एक ऐतिहासिक विरासत रही है, लेकिन माना जाता है कि इसका सही प्रयोग नहीं हुआ पर्यटन के क्षेत्र में, तो सरकार कुछ हालिया प्रयास वहां पर कर रही है इस तरह के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, विरासत को सामने लाने के लिए? जी सर, बताइए कुछ पर। उत्तर प्रदेश की जो उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 है, उसके तहत बुद्ध धर्म से संबंधित एक सर्किट बनाया गया है जिसमें कुशीनगर, सारनाथ और कौशाम्बी जोड़ा गया है, तो वही पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बुद्ध सर्किट का प्रयोग किया जा रहा है। एक ही प्रयास है और कोई प्रयास? सर और कौशाम्बी के बारे में मुझे जानकारी नहीं है सर। ठीक है, आप बताइए कि जो बुंदेलखंड क्षेत्र है, तो उसमें माना जाता है कि उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र और मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र दोनों को मिलाकर एक बुंदेलखंड राज्य बना देना चाहिए। आप किस पक्ष में हैं? इस तरह से किया जाना चाहिए अथवा नहीं? सर मेरी मानता है कि इस तरह से राज्यों का नहीं बनाया जाना चाहिए, बल्कि वो एक होलिस्टिक डेवलपमेंट करना चाहिए। और अगर इस तरह राज्य बना देंगे तो अन्य क्षेत्रों में भी राज्य बनाने की मांग उठ जाएगी, जो उचित नहीं है सर। ठीक है, मतलब आप इस पक्ष में नहीं हैं? नहीं सर। मेडिटेशन को एज ए हॉबी चुनने के कुछ क्या कारण रहे आपको? क्या किस चीज ने आपको इंस्पायर किया? सर कोविड-19 के दौरान जो लॉकडाउन लगा हुआ था, तो उस समय सर मैंने न्यूज चैनल्स और वीडियो के माध्यम से इसको देखा और फिर मैं इसका करने का प्रयास किया, तो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा, तो फिर इसीलिए मैं इसको शुरू कर दिया सर। इसने आपके व्यक्तित्व को किस प्रकार प्रभावित किया? जी सर, इससे एक संवेदना करुणा का सर विकास हो पाया है, और दूसरा जो है एक मेंटल पीस है वो भी मेरी बढ़ी है इसको करने से, और तीसरा सर जो अलर्टनेस है वो भी काफी बढ़ी है सर। मेडिटेशन के कई प्रकार होते हैं, जैसे विपश्यना, जैन वगैरह। जी सर। आप इनमें कुछ अंतर बता सकते हैं? जी सर, जैसे विपश्यना है उसमें माना जाता है कि जो अपने श्वास हैं उन पे पूरा फोकस करिए और उस पे उसका अवलोकन करते रहना चाहिए। और जैसे ओशो रजनीश का जो है वो डायनेमिक मेडिटेशन, उसमें नाचते हुए भी मेडिटेशन किया जा सकता है सर। और सर जैसा सदगुरु जग्गी वासुदेव का ईसा क्रिया है, तो उसमें अपने भावों के ऊपर ध्यान केंद्रित किया जाता है सर। तो सर इतना अंतर है। ठीक है, आप उत्तर प्रदेश में लेखपाल हैं, एक लेखपाल की मुख्य जिम्मेदारियां क्या होती हैं? सर जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं, जैसे खसरा खतौनी आए, इनको संरक्षित रखना, और अगर गांव के लोगों द्वारा इसकी मांग की जाती है या कोई जमीन विवाद है तो उसको समाधान करना। और प्राकृतिक आपदा या सूखा या बाढ़ के दौरान अगर जो किसानों को उनकी फसलें खराब हो जाने से जो हानि होती है, तो उसकी क्षतिपूर्ति के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार को सूचित करना कि इस हिसाब से उनको कंपनसेशन किया जाए।
और जो भी जमीन विवाद होते हैं दो पक्षों के बीच, उनको समाधान करना, और जो सरकार की जो जमीन है अगर उस पर कोई अवैध अतिक्रमण कर रहा है तो उसके बारे में भी सरकार को सूचित करना। ठीक है, आप मुझे बताइए लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट के दौरान आपके सामने 3 प्रमुख चुनौतियां क्या आई? कुछ प्रमुख चुनौतियां बताइए। सर जैसे जमीन विवाद होता है तो एक ही जमीन पे कई बार दो पक्षकारों के द्वारा मतलब ये दावा किया जाता है कि ये मेरी है, तो उसको सेटलमेंट करना एक चैलेंजिंग सर रहता है। सिर्फ एक? सर मैं भी ज्यादा केवल 1 महीना मैंने काम किया है, उसके बाद मैं अवकाश पे हूँ, कुछ ज्यादा सर मुझे भी जानकारी नहीं है। ठीक है, 2 पार्टी हैं जिसमें किसी एक भूमि के टुकड़े पर विवाद है, दोनों ही प्रमुख प्रभावी पार्टियां, राजनीतिक भी और आर्थिक रूप से। जी सर। दोनों आप पे अपने हिसाब से मैनेजमेंट मतलब लैंड रिकॉर्ड को अल्टर करने के लिए आप पे प्रेशर डालते हैं, तो आप बताइए आपके कि आप किस तरह से कदम उठाएंगे वहां पे? सर उसमें जो उचित प्रक्रिया है, जो क्या उचित प्रक्रिया है आपके अनुसार? सर अपने मैं उच्च अधिकारियों को इसके बारे में सूचित करूंगा और उनके दिशा निर्देश के तहत मैं सर काम करूंगा। सर स्वामित्व योजना के बारे में जानते हैं आप? जी सर। किस तरह से ये हेल्प करेगा ग्रामीण क्षेत्र में? सर इसमें जो प्रत्येक व्यक्ति है, जो जितने भूमि का मालिक है, उसके लिए उसको भू संपत्ति कार्ड वितरित किया जाता है। समझ गए। आप मुझे बताइए कि सहायता किस तरह करेगा? सर एक तो जो जमीन विवाद है उसका समाधान हो जाएगा, और दूसरा अगर कोई व्यक्ति जो भू स्वामित्व का मालिक बन जाएगा तो बैंक से उधार पैसा भी ले सकता है और अपने कोई भी कार्य कर सकता है। और तीसरा सर जब जमीन का मालिक हो जाता है कोई व्यक्ति तो उसको एक आत्मसम्मान की भी अनुभूति होती है। सर ठीक है, लेखपाल के पद पर रहते हुए आपने ऐसा क्या सीखा जो 2 बातें आपको एज ए सिविल सर्वेंट हेल्प करेंगी? सर इसमें यही जो ग्रामीण क्षेत्र की समस्याएं हैं उसको समाधान करने के लिए सर मुझे ये हेल्प करेगा सर। और उसको थोड़ा सा बताइए इसमें किस तरह से हेल्प करेगा? सर सॉरी सर अभी चलिए, आईएफएस को आपने अपनी 5th प्रेफरेंस रखा है। जी सर। ऐसा क्यों? बाहर जाने से डर लगता है? सर मुझे बाहर जाने से डर नहीं लगता, लेकिन अगर एक प्रेफरेंस का चयन किया गया है तो जो आईएएस है वो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस है, क्योंकि जब मैंने सिविल सेवा की तैयारी करना शुरू किया था तो मेरा जो ड्रीम है वो सर अपने देश में रह के ही कार्य करना है सर। अच्छा, आईएएस ही क्यों? सर आईएएस में एक जॉब डाइवर्सिटी काफी ज्यादा है सर, और इसमें एक नई इनिशिएटिव लेने की जो इसमें जो विकल्प होता है वो सर आईएएस में है, और एक जॉब सेटिस्फेक्शन भी सर इसमें रहेगा सर। ठीक है, उत्तर प्रदेश की एक योजना है ODOP, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। आपके जिले का प्रोडक्ट क्या है? सर जो केला है उसकी प्रोसेसिंग, केला की प्रोसेसिंग करना। मुझे कोई ऐसे 2 सुझाव बताइए जिससे आपके ODOP प्रोडक्ट जो है उसमें हेल्प मिले, उसको बढ़ावा देने में। सर इसके लिए जो उस वहाँ पे काम करने वाले जो कारीगर हैं या जो इंडस्ट्रीज हैं सर उनको एक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए इसके डेवलपमेंट के माध्यम से, कि उनका जो प्रोडक्ट है उसमें वैल्यू एडिशन हो सके, और उनको एक बेहतर मार्केट से जोड़ा जाना चाहिए ताकि उसका एक्सपोर्ट भी तेजी से मिल सके सर। चलिए, मेरा लास्ट क्वेश्चन है, केले के कुछ अलग अलग प्रकार होते हैं? सर मुझे जानकारी नहीं है सर। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। जी सर। इसी केले पे और आपके पॉलिटिकल साइंस से मैं जोड़ के बोलूं, आपने बनाना रिपब्लिक सुना है? जी सर। केला गणतंत्र? जी सर। क्या है ये अवधारणा? सर इसमें जब कोई देश आर्थिक या राजनीतिक रूप से कमजोर हो जाता है तो कोई आसपास के बड़े देश के द्वारा उसके पॉलिटिकल निर्णय लिए जाते हैं। सर ऐसे जो छोटा सा देश है उसको थोड़ा सा मिस हो रहा है इसमें, केला क्यों आया फिर? वही बनाना इन दिस। सर सॉरी सर, मैं इसके बारे में पढ़ूंगा। गुड। अच्छा बेटा, जैसे ही बात होती है, बहुत अच्छे आंसर दे रहे हैं आप, कुछ बात बहुत ही एकदम, आप लेखपाल का नाम आते ही, कानूनगो का नाम आते ही, गांव में जो गरीब किसान होता है ना, उसके दिमाग में एक ही बात आती है कि कुछ पैसा देना है। करप्शन की शुरुआत अभी भी हमारे हायरार्की में कहा जाता है लेखपाल और कानूनगो से शुरू होती है, और खासकर यूपी बिहार में बहुत ही लोग परेशान रहते हैं। ठीक है, अभी आपने जॉब नहीं किया, अभी 1 महीने की बस बात है, लेकिन जब गए होगे, ऐसा क्या है वहां जिसके कारण ये शिकायतें वहां ज्यादा है, आपकी जॉब में ज्यादा है करप्शन की? सर जो प्रशासनिक कार्य होता है या उसकी प्रक्रिया काफी जटिल होती है सर।
तो इसीलिए जब कोई प्रक्रिया काफी जटिल हो जाती है तो लोग पैसा देकर उसको सोचते हैं मतलब तेजी से काम हो जाए सर। तो इसके लिए यही सबसे प्रमुख कारण है सर। और ऐसा नहीं लगता कि जो दबंग होता है, जिसकी जमीनें ज्यादा हैं, वो तो किसी तरह अपनी इन्फ्लुएंस से, चाहे पावर कह लो, मनी पावर, मसल पावर, वो कर लेता है। लेकिन कानूनगो और लेखपाल की कलम ने ज्यादातर गरीब किसानों को ही, आपने गोदान पढ़ी होगी, जी सर, है ना, ज्यादातर जो समस्या है, जो संवेदना होनी चाहिए, वो नुकसान जो है ज्यादातर गरीबों का ही होता है करप्शन से। सर अब धीरे धीरे स्थिति सुधर रही है। जैसे ये ऑनलाइन एप्लीकेशन होने लगा है तो कोई भी व्यक्ति शिकायत कर सकता है ऑनलाइन। बहुत सारे कार्य आजकल ई गवर्नेंस से होने लगे हैं तो चीजें काफी बेहतर हो गई हैं पहले से। अच्छा, आपने कुछ भूमि रिकॉर्ड्स को अच्छा मेंटेन रखने के लिए, जिसमें ट्रांसपेरेंसी रहे, ओपननेस रहे, इस तरह की घटनाएं ना हो, तो कुछ नई टेक्नोलॉजी उभरी हैं, कुछ बता सकते हो कि कोई ऐसी तकनीक, जो मॉडर्न तकनीक आई है जिसके कारण? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का प्रयोग इसमें किया जा सकता है। कैसे बेटा, क्या है ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी? सर इसके माध्यम से इंक्रिप्शन काफी ज्यादा रहता है तो प्राइवेसी का जो अधिकार है वो सेफ रहता है। तो लैंड रिकॉर्ड को काफी सेफ इससे रखा जा सकता है। कुछ राज्यों में शुरू किया है क्या? सर इसके बारे में जानकारी नहीं है सर। अच्छा, एक और, जैसे आपने बताया, अभी सर ने भी क्वेश्चन पूछा था कि लेखपाल बनने के बाद 3 गुण, है ना? अभी चूंकि आपका अनुभव बहुत कम रहा है, लेकिन ऐसी आपको क्या लगता है कि आईएएस में वो 3 गुण कौन से होने चाहिए जो आप में हैं, और ये निसंदेह आपको एक बेहतर ब्यूरोक्रेट बनाएंगे? जी सर। हाँ सर, पहला कोई कार्य करने से पहले मैं एक बेहतर प्लानिंग करता हूं। तो प्लानिंग करने से चीजें बेहतर हो जाती हैं, क्योंकि कहा भी जाता है कि गुड प्लानिंग इज हाफ डन। और सर जो दूसरा है, एक मेरे अंदर ऑब्जेक्टिविटी ज्यादा है तो मैं कोई भी कार्य न्यूट्रल होकर करता हूँ। और सर तीसरा जो है वो संवेदना करुणा है, तो उसका भी सर प्रयोग करूंगा सर। अच्छा, संवेदना को इंग्लिश बोल सकते हैं आप, क्या होता है संवेदना? करुणा सही वर्ड है, सिंपैथी कंपैशन सही वर्ड है, या एम्पैथी होना चाहिए, परानुभूति होनी चाहिए? सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दिए। आपने कहा ना कि मेरे अंदर संवेदना है और करुणा है। जी सर। करुणा में एक आईएएस बहुत सारे ऐसे डिसीजन ले सकता है जो इंटेलिजेंस से अलग हो, मिसयूज हो सकता है उसका। तो एम्पैथी होनी चाहिए, सिंपैथी होनी चाहिए, या कंपैशन होना चाहिए? करुणा होनी चाहिए, सहानुभूति होनी चाहिए, या परानुभूति होनी चाहिए? सर परानुभूति होनी चाहिए, एम्पैथी होनी चाहिए सर। चलिए, लास्ट क्वेश्चन। अभी अगर आपसे कहा जाए कि उत्तर प्रदेश की एक समस्या जिसे आप अगले केवल 5 सालों में चाहते हैं कि वो हट ही जाना चाहिए, तभी यूपी एक बेहतर ग्रोथ इंजन होगा इंडिया का, तो कौन सी समस्या को सबसे पहले निराकृत होता देखना चाहेंगे उत्तर प्रदेश से? सर उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी काफी ज्यादा है सर। अगर बेरोजगारी दूर हो जाएगी तो वहां पे आर्थिक गतिविधियां ज्यादा सर बढ़ावा मिलेगा सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।